हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 और 7 हो चुका है। क्लास 8 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी हो चुका है। आज है चैप्टर 6 ऑफ क्लास 8 पॉलिटी कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें ना फर्स्टली क्या है, मार्जिनलाइजेशन किसको कहा जाता है। जो ना अगर हम सब उसके बारे में मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम सबको इस चीज के बारे में जानना चाहिए कि मार्जिनलाइज ग्रुप्स क्या है, इंडिविजुअल चैलेंज क्या करते हैं इनइक्वालिटीज में। आदिवासी, दलित, मुस्लिम और वुमेन जो होते हैं ना, वो मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं और आर्ग्यू दैट सिंपली बीइंग सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री दे पोजेसेस इक्वल राइट्स दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। और उनको ना इक्वल राइट्स मिलना चाहिए जो कि ना वो जिनका वो हकदार है। ठीक है, इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ले डाउन करता है प्रिंसिपल दैट मेक आवर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा बताया गया है कि जो हमारा सोसाइटी है ना, जो हमारा पॉलिटी सोसाइटी और पॉलिटी है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और ये अवेलेबल करता है ऑल इंडियंस को इक्वली। ठीक है, ड्रॉइंग ऑन इंडिविजुअल राइट। अब देखो सबको इंडिविजुअल को इक्वली राइट प्रदान करता है। अब देखो क्या क्या इंडिविजुअल को राइट है। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं ना हैव डॉन दिस राइट इन टू वेज बाय इंसिस्टिंग ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन बाय देम। तो वो ना गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो। ठीक है, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट इन्फोर्स दिस लॉज। और वो ये भी कर सकते हैं कि उनके लिए कुछ लॉज बनाए जाए और उसको इन्फोर्स भी करे गवर्नमेंट। ठीक है, कौन्स प्रोविजन आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 के बारे में अब है, आर्टिकल 17 के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ना आर्टिकल 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एबोलाइज करता है अनटचेबिलिटी को। इसमें क्या है कि कोई भी ना प्रिवेंट नहीं कर सकता दलित को एडुकेट करने में उनके साथ। ठीक है, एंटर करने में टेम्पल को, और फिर ना यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, कोई भी पर्सन आर्टिकल 17 में ऐसा दिया हुआ है कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ दिया हुआ है कि कोई भी अनटचेबल की तरह बिहेव नहीं कर सकता दलित के साथ, ना ही उनके लिए एजुकेशन के साथ, ना ही उनका टेम्पल एंट्री के साथ, ना ही उनके पब्लिक फैसिलिटीज को यूज करने के साथ। कौन प्रोविजन आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 के बारे में है। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या दिखाया गया है कि ना आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया न किसी भी तरीके से भेदभाव उनके साथ नहीं हो सकता है, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ हो। ठीक है, और दिस हैज बीन यूज बाय दलित टू सीक इक्वालिटी वेयर इट हैज बीन डिनाइड टू देम। और ये ना दलित के द्वारा यूज किया जाता है जब उनको डिनाइड किया जाता है किसी भी प्रकार का इक्वालिटी। तो ठीक है, रेमेडीज फॉर दलित। अब दलित के लिए रेमेडीज क्या है, दलित ने इन्वोक और ड्रॉ किया है फंडामेंटल राइट्स ऑन राइट इन सिचुएशन वेयर दे फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली बाय सम इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी और इवन बाय द गवर्नमेंट। तो दलित ने इन्वोक किया है और ड्रॉ किया है अपना फंडामेंटल राइट को जब भी उनको लगता है कि या तो गवर्नमेंट या तो कोई इंडिविजुअल या ही कोई कम्युनिटी उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा हो तो। ठीक है, और वो ना अटेंशन करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ, और डिमांड करते हैं कि ना अबाइड करे और उनको जस्टिस दे। ठीक है, वो लॉज को अबाइड करे, उनको जस्टिस दे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, अब क्या है, जब कल्चरल और एजुकेशनल राइट का बात आता है तो डिस्टिंक्ट कल्चर और रिलीजियस ग्रुप ना, जैसे कि मुस्लिम हो, पारसी हो, उनको भी राइट है कि जो उनको दिया गया है इस कल्चर के तौर पे और उनके डिसीजन मेक करने के तौर पे उनको प्रिजर्व करना है। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो या पारसी हो, उन सबका मतलब कल्चर और फिर उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो उसको ना वो प्रिजर्व करना होता है। राइट टू इक्वालिटी इसमें है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम है, कल्चरल एजुकेशनल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है। तो ये सब ग्रांट करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ कल्चरल और जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ताकि कल्चरल ग्रुप्स और फिर जो एजुकेशनल ग्रुप हो उनको भी ना मतलब कि वो विप्ड आउट नहीं रहे। ठीक है, विप्ड अवे नहीं रहे अपने कल्चर को लेके। मतलब उनको हर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम दिया गया है कि वो भी अपने कल्चर को प्रमोट कर सके, वो भी अपने एजुकेशन को उनको अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोल सके। ठीक है, लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप।
तो गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन को। स्पेसिफिक लॉज पॉलिसीज होता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, ठीक है। दीज आर पॉलिसीज और स्कीम्स दैट इमर्ज थ्रू अदर मीन्स लाइक सेटिंग अप अ कमिटी और बाय अंडरटेकिंग अ सर्वे etc। और ये कमिटीज किस हिसाब से बनता है, ये कमेटी बनाया जाता है, वो क्या कहते हैं, ये स्कीम कैसे बनाया जाता है, सॉरी स्कीम लॉज जो बनाया जाता है स्कीम के द्वारा बनाया जाता है, जब कमेटी बैठाया जाता है या फिर किसी प्रकार का सर्वे किया जाता है। गवर्नमेंट ना एफर्ट्स करता है ताकि वो पॉलिसीज बना सके और सभी को अपॉर्चुनिटी दे सके इन ग्रुप में भी, ठीक है। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, अब उनको सोशल जस्टिस किस हिसाब से मिलता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ना क्रिएट करता है स्पेसिफिक स्कीम ताकि उसको इम्प्लीमेंट करे ट्राइबल एरियाज में, और उनको ना जहाँ पे, और नहीं तो जहाँ पे हाई दलित पॉपुलेशन रहते हैं वहाँ पे भी उसको इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। और मिनिस्ट्री जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं वो भी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पे, ठीक है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स for student of Dalit and Adivasi communities so that they can avail of education facility that may not be available in their localities। तो ना गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनको ना मतलब कि उनके लोकेलिटीज में अगर पढ़ाई के लिए कुछ नहीं होता है तो गवर्नमेंट उनके लिए ना फ्री सब्सिडाइज्ड हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं दलित और आदिवासी के लिए, ताकि वो वहाँ पे पढ़ सके और एजुकेशन ग्रहण कर सके अगर उनके लोकेलिटीज में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो। एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इनइक्वालिटी, the government also operates through laws to ensure that concrete steps are taken to end inequality in the system। example reservation system, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम भी एक इसी टाइप का सिस्टम है कि ना जिससे इनइक्वालिटी को गवर्नमेंट जो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ना SC पढ़ नहीं पाते थे तो रिजर्वेशन का लाइक उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा ताकि उनके साथ जो इनइक्वालिटी हुआ है वो बराबर किया जा सके, ठीक है। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क, ऑन furnishing proof of their caste or tribe status in the form of caste and tribe certificate। if they are on the government list then they can avail of the benefit of reservation secure above cut off marks etc। तो ना क्या होता है रिजर्वेशन, क्या होता है, देखो रिजर्वेशन ये होता है कि अगर कोई भी जो दलित कास्ट से हो या फिर ट्राइब कास्ट से हो अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाए तो वो गवर्नमेंट जो लिस्ट में अगर उनका नाम हो तो वो ना वो बेनिफिट ले सकते हैं रिजर्वेशन का जिसमें कट ऑफ मार्क्स कम होता है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ना प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 भी है उनके लिए, ठीक है। और ये एक्ट क्या है, फ्रेम किया गया था 1989 में किस चीज की डिमांड के लिए कि दलित और अदर जो गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलिएशन दलित एंड ट्राइबल ग्रुप्स फेस इन एवरीडे सेंस। तो इसमें ये है कि ना दलित के द्वारा जो एवरीडे सेंस में जो उनके साथ जो गलत किया जाता है उनको जो क्या कहता है उनके साथ जो गलत किया जाता है उसको लेके है कि जो ह्यूमिलिएशन और फिर इल ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है उस चीज को लेके है। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। द 1989 एक्ट, ठीक है, इसमें है कि ना 1989 एक्ट, ठीक है, ये है 1989 एक्ट। तो इसमें 1989 एक्ट में क्या दिखाया गया है कि ये एक्ट कंटेन करता है वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम का, जिसमें ना 2 हॉरिबल इवेंट टू कंटेम्पलेट, इसमें 2 हॉरिबल इवेंट भी दिया गया है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि ना फर्स्टली इट लिस्ट्स मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट बोथ फिजिकली हॉरिफाइक और मॉरली रिपेंसिबल। तो इसमें ना बताया गया है कि अगर किसी के साथ भी ना अगर अलग तरीके से अगर उनको ना मतलब कि ह्यूमिलिएट किया जा रहा है चाहे वो फिजिकली हो या मॉरली हो तो उसके लिए है। सेकेंडली क्या है इस लिस्ट में ये चीज दिया गया है कि डिस्पोज अगर दलित और आदिवासी को किया जाए मर्ज मैग्र रिसोर्सेज ऑन विच फोर्स देम टू परफॉर्म स्लेव लेबर, और उनको अगर स्लेव लेबर के तौर पर काम किया जाए तो उसमें भी दिया गया है, ठीक है। इस एक्ट में बताया गया है कि उसमें भी उसके खिलाफ भी कानून है, ठीक है। दे हैव ऑल्सो पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट दिस एक्ट merely confirm what has already been promised to tribal people in the constitution। the land belonging to tribal people cannot be sold or bought by non tribal people। और इसमें ये भी दिया गया है कि अगर कोई भी नॉन ट्राइबल पीपुल चाहे तो इससे ना वो लैंड को नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, ट्राइबल पीपुल से। ये ट्राइबल्स का ही लैंड रहेगा, अगर ट्राइबल का लैंड है तो ट्राइबल का ही रहेगा। इन केस वेयर दिस हैज हैपेंड द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपुल टू रीपोजेसेस देयर लैंड। तो इससे क्या है कि उनको रीपोजेसेस देयर लैंड पे राइट है, ठीक है, ट्राइबल्स को। उसके बाद क्या है आदिवासी डिमांड एंड 1989 एक्ट।
अब देखो आदिवासी का डिमांड और 1989 का एक्ट के बारे में, ठीक है। आदिवासी ना एक्टिविस्ट रेफर टू दिस एक्ट टू डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर। तो इसमें क्या है कि वो चाहते हैं कि उनका जो लैंड है जो ट्रेडिशनली उनका है वो उनको मिले, ठीक है। Activists have asked that those who have forcibly encroached upon tribal lands should be punished under these laws। और वो चाहते हैं कि ना जो भी उनको फोर्स करके निकाला है वो ना उनको पनिश भी किया जाए इस लॉज के खिलाफ, ठीक है। उस लॉज में देखो इस लॉज में पनिश भी किया जाए, इसमें दिया हुआ ये सब चीज। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपुल टू रीपोजेस देयर लैंड। और जो उनका लैंड है वो उनको फिर से मिल जाए, ठीक है। पॉइंट आउट दैट वन ऑफ द वायलेटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटी टू ट्राइबल पीपुल आर द गवर्नमेंट्स। दे अलाउ नॉन ट्राइबल इंक्रोचमेंट इन ट्राइबल लैंड्स। और वो अलाउ करेंगे कि नॉन ट्राइबल इंक्रोचमेंट ना हो गवर्नमेंट ट्राइबल लैंड्स में। He points out that the case of forceful eviction compensation is made towards them। अगर किसी को forceful eviction किया जाए तो उसको compensation भी मिले, ठीक है। Rehabilitating the displaced is the primary responsibility of the accused। और rehabilitate करना जो भी डिस्पोज किया गया है वो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है accused का, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो ना द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट और लॉ और इवन अ पॉलिसी ऑन अ पेपर डज नॉट मीन्स दैट इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। जो राइट जो बनाया गया है, जो पेपर पे दिया गया है, जो लॉज है, वो सब रियलिटी में परफॉर्म नहीं हो रहे हैं। पीपुल ना कंस्टेंटली वर्क कर रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि वो ट्रांसलेट कर सके इन प्रिंसिपल और गाइड्स एक्शन को, ताकि फेलो सिटीजनशिप को ना उसी टाइप से डिजायर गोल उनका मिल सके। द डिजायर फॉर इक्वालिटी डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज नॉट न्यू बट वी मस्ट ऑल इंश्योर दैट ईच वन अस हैज इट। तो ना ये जो डिजायर है हम सबका, जो चाहे वो डिग्निटी का हो, इक्वालिटी का हो, रिस्पेक्ट का हो, वो सिर्फ आज का नहीं है, ये ना बहुत पुराना है। बट हम सबको अब होना चाहिए कि ना सबको एक प्रकार से ही ये डिग्निटी, राइट और रिस्पेक्ट मिल सके सबको, ठीक है। इक्वालिटी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबको प्रदान करता है तो सबको मिलना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आए तो पहले आपको ग्लॉसरी को एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।